वेलकम टू ज्ञानवार। आज हम देखेंगे कि द स्टेट ऑफ मणिपुर इंडिया का इंटीग्रल हिस्सा कैसे बना। बाद में ये भी देखेंगे कि फ्रेंच कॉलोनीज जो इंडिया में थी और पोर्टुगल की जो कॉलोनीज इंडिया में थी वो इंडिया का हिस्सा कैसे बनी। और जो ट्राइबल्स एरिया थे नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल एरिया थे उसको इंटीग्रेट करने के लिए इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए और उसमें क्या क्या लूप होल है। तो स्टार्ट करते हैं मणिपुर से। मणिपुर के राजा का नाम था बोधचार्य सिंह। उन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, लेकिन उसके पीछे कहानी ये है कि सबसे पहले अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक व्यू उन्होंने सबसे पहले इंडिया में इलेक्शन 1948 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो इलेक्शन हुआ था वो मणिपुर में हुआ था। महाराजा बोधचार्य सिंह ने जब इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तब जो इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर की बात की गई थी और एश्योरेंस इंडिया ने दिया था कि मणिपुर की इंटरनल ऑटोनॉमी जैसी है वैसे बनी रहेगी। तो उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए महाराजा बोधचार्य सिंह ने मणिपुर में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा इलेक्शन किए गए। तब से मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। हालांकि उसमें कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के साथ ये इंटर ये जो एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में पॉजिटिव थे कि करना चाहिए और कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि नहीं करना चाहिए। फिर भी इंडिया ने मणिपुर के राजा को प्रेशराइज किया और विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मणिपुर की जो इलेक्टेड असेंबली के लोग थे उनको पूछे बिना राजा बोधचार्य सिंह ने इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दिया। पहले तो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसमें मणिपुर की इंटरनल ऑटोनॉमी जो जैसी थी वैसी ही रहती थी, लेकिन अभी उन्होंने मर्जर साइन कर दिया था, वो भी वहां की असेंबली को पूछे बिना। और वो हुआ था सितंबर 1949 में। तो उसके बाद उसकी जनता में काफ़ी मणिपुर की जनता में रोष जागा और उसके कंसिक्वेंसेस आज भी हम देख सकते हैं कि मणिपुर में जो ट्राइबल एरिया के जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है जो मैती और कुकी में देखने को मिलता है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसी वक्त से चला आ रहा है। बाद में एक कॉलोनी है वो है फ्रेंच। फ्रेंच का उस समय इंडिया में एक पौंडीचेरी, फिर करिकाल, फिर येनॉन और माही, ये चार कॉलोनी थी। पौंडीचेरी, करिकाल, येनॉन और माही। उस वक्त 1954 में वियतनाम में जो सिविल वॉर चल रहा था उसके लिए फ्रेंच को एक बेस इंडिया में होना जरूरी था फ्रेंच का, जिससे वो अपने प्लेन को यहाँ पे लैंड करा सके। इसलिए 1954 तक उन्होंने यहाँ पे रखा। बाद में इंडिया ने काफ़ी नेगोशिएशन किए तो उसके बाद जाकर जो फ्रेंच कॉलोनी थी वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गई। बाद में आते हैं पोर्टुगीज। पोर्टुगल जो थे वो सबसे पहले इंडिया में आए थे और सबसे लास्ट में जाने वाले फॉरेनर जो कंट्री है वो बन गए थे। गोवा में पोर्टुगीज का कब्जा था तो वो लोग वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में होता क्या है कि पोर्टुगीज था वो नाटो का एक अलायंस कंट्री था, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक कंट्री था। उसका मतलब ये था कि अगर पोर्टुगीज पे कोई हमला करेगा तो पूरी जो नाटो कंट्री के जो अलायंस थे वो सब पे हमला कहलाएगा। इसलिए इंडिया ने सामने से पोर्टुगीज पे हमला नहीं किया था,
लेकिन 1961 में जब पोर्टुगल की शिप ने सामने से इंडिया पे हमला किया, तब इंडिया ने ऑपरेशन विजय को ऑपरेशनलाइज किया और विदाउट एनी फाइट पोर्टुगीज लोगों ने वहां पे सरेंडर कर दिया और गोवा बन गया इंडिया का इंटीग्रल हिस्सा। बाद में अभी एक ट्राइबल इंटीग्रेशन किस प्रकार होता था, तो ट्राइबल जो भारत में उस वक्त नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ट्राइब थे। वैसे तो पूरे इंडिया में जैसे कि महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट के लोग जो स्टेट थे, सभी में ट्राइबल एरिया रहते थे। लेकिन वहाँ के जो नॉर्थ ईस्ट वाले ट्राइब थे वो मेजोरिटी में थे और बाकी जगह पे ट्राइबल ट्राइब जो थे वो माइनॉरिटी में थे। तो होता क्या था कि जो बिजनेसमैन और जो ग्रीडी पीपल थे, वो लोग अपने फायदे के लिए वो जहाँ पे ट्राइब्स रह रहे थे उनके एरिया का इस्तेमाल कर रहे थे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए ट्राई कर रहे थे। इसकी वजह से ट्राइब्स पीपल को ट्रांसलोकेशन होना पड़ता था। उनको अपने जो फॉरेस्ट है, जो उनको मंदिर मानते हैं फॉरेस्ट को, ट्राइबल एरिया, उनको छोड़ देना पड़ता था और वहाँ पे वो प्रोजेक्ट लगाते थे बिजनेसमैन और वगैरह। तो इसकी वजह से ट्राइबल एरियाज में अपने फॉरेस्ट राइट और वहाँ के जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर राइट और लैंड वगैरह और ट्रांसलोकेशन की वजह से उनके बीच एक नाखुशी सी हो गई थी। उसके बाद क्या होता है कि नेहरू जी ऐसा मानते थे कि ट्राइबल एरिया को इंडिया में इंटीग्रेट करना ज़रूरी है और उनका एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और सोशली डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर की मॉडर्न एग्रीकल्चर वो अपनाए, एजुकेशन भी मॉडल अपनाए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिले और कम्युनिकेशन भी वहाँ पे जाए। इसके लिए नेहरू जी ने विथ हेल्प ऑफ वेरियर एल्विन, जो कि ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वेरियर एल्विन, उनकी मदद से नेहरू जी ने ट्राइबल पंचशील का सिद्धांत दिया। उसमें उसमें 5 सिद्धांत थे। सबसे पहले सिद्धांत ये था कि वहाँ के जो लैंड राइट्स, लैंड और ट्राइबल लैंड्स के जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करना, पहला पंचशील का सिद्धांत ये था। दूसरा सिद्धांत ये था कि उनके ट्रेडिशनल आर्ट और कल्चर को भी प्रोटेक्ट करना। तीसरा ये था कि जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट हो रहा है वो वहाँ के लोकल ट्राइबल पीपल ही करे, मतलब कि बाहर के लोगों को ज़्यादातर वहाँ नहीं जाने देना, कुछ गिने चुने लोगों को ही वहाँ पे जाके उनको सिखाना, ऐसी नीति अपनाना। चौथा ये था कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्कीम वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करना, जिससे क्या होता था कि राइवलरी पैदा हो जाती थी और वहाँ का कल्चर नष्ट होने का भय रहता था। और पांचवा एंड लास्ट जो पंचशील का सिद्धांत था वो था कि वहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है स्कीम्स और ये टेक्नोलॉजी के और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के, उसको स्टैटिस्टिकली या फिर कितने मनी स्पेंड कर रहे हैं उसके क्राइटेरिया पे उसको आंका नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो ह्यूमन कैरेक्टर में क्वालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है उस पे उनको हमें जज करना चाहिए। ये थे पंचशील सिद्धांत ऑफ वेरियर एल्विन, जो कि नेहरू जी ने दिए थे उनकी हेल्प से। अभी है कि प्रॉब्लम क्या थी, ट्राइबल एरियाज का इतना स्कीम वगैरह डालने के बाद भी उनका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा था, उसका उसके कारण ये थे कि पहला तो ये कि वहाँ पे वो एजुकेशनली इतने एम्पावर नहीं थे। दूसरा ये था कि वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो लोग वहाँ पे अभी जा नहीं पाई थी। तीसरा ये था कि उनको लॉ और ऑर्डर का पता नहीं था और रूल्स रेगुलेशन का
यानी कि ट्राइबल राइट्स फॉरेस्ट के बारे में वो इतना अवेयर नहीं थे। तो एक क्वेश्चन यूपीएससी में पीवाईक्यू में आया हुआ है कि कोई दो लीगल जो अभी तक इंडिया में इनिशिएटिव लिए गए हो ट्राइबल्स के लिए, उसको एक्सप्लेन करो। तो उसमें हम एक पंचशील जो ट्राइबल पंचशील नेहरू जी ने दिया था वो भी बता सकते हो, और दूसरा कि पैसा एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सॉरी पैसा जो है पंचायती राज एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया। और दूसरा ये है कि वहाँ के जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं। और आर्टिकल 46 में भी बोला गया है कि एससी एसटी के पीपल को एजुकेशनली और इकोनॉमिकली सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको रिजर्वेशन देना। तो ट्राइबल एरिया के पीपल को गवर्नमेंट की जॉब सर्विसेज में, फिर उनको सांसद में यानी कि पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर में, और काफ़ी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन मिलता है। तो ये एक उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी से उनको हेल्प किया जाता है। तो ये सारे एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का भी एक प्रोविज़न से उनको मदद करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। तो ये था पूरा कि ट्राइबल एडवाइजरी जो ट्राइबल लोग हैं उनको किस तरह से इंटीग्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं और उनमें लूप होल क्या है। तो वे फॉरवर्ड तो यही है कि उनको जो स्कीम वगैरह का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें करप्शन को घटा देना चाहिए, और जो फॉरेस्ट के जो कमिश्नर ऑफिशियल्स है उनको अच्छी तरह से पेश आना चाहिए, और ट्राइबल लोगों को लॉ और ऑर्डर और रूल्स और रेगुलेशन क्या है उनका एजुकेट करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी को वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। थैंक यू।